डियागो गार्सिया, जो कि हिंद महासागर में पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है जहां से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों सारे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करते हैं। वहां पर एक बड़ी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल दागी है ईरान ने। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये हमला सफल नहीं था, लेकिन फिर भी ईरान ने आज एक बड़ा संकेत दे दिया, क्योंकि अभी तक ईरान के बारे में ये कहा जाता था कि 2000 किलोमीटर तक की उनकी रेंज की कैपेबिलिटी है, लेकिन जो डियागो गार्सिया है उसका जो डिस्टेंस और ईरान के बीच का जो डिस्टेंस है हिंद महासागर तक, वो 4000 किलोमीटर है। यानी कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को इस हद तक आगे बढ़ा लिया है जिसका रेंज 4000 किलोमीटर है। ये बात शायद अमेरिका को भी अंदाजा नहीं था कि इस तरीके की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल से हिंद महासागर पर, यानी कि यूएस और ब्रिटेन के मिलिट्री बेस पर इस तरीके से हमला होगा। इधर डियागो गार्सिया में हमला होता है उस एडवांस मिसाइल से, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन खड़खड़ाते हैं राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को। देखिए, 4 मिसाइल का नाम हो रहा है कि वो मिसाइल है जो कि दागी गई है इस रीजन में। उसके बाद मोदी जी फोन कॉल करते हैं, लेकिन सारी बातें नहीं खोलकर बताते हैं। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन पेजेश्कियान साहब ने क्या क्या बातें कही, उन्होंने जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका दोनों को इसमें भागीदार बनाया, क्या मोदी जी उसको कंडेम करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्होंने कंडेम किया? अपने ट्वीट में तो नहीं लगा, सिवाय इसके कि हाँ, एनर्जी स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से हमला हुआ है वो गलत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज डर से, क्योंकि डियागो गार्सिया में जिस तरीके से मिसाइल दागी, उस डर से क्या आज मोदी जी ने पेजेश्कियान को फोन लगाया, और वो भी कंडेम शब्द आज पहली बार इस्तेमाल किया, लेकिन जहां कंडेम असलियत में करना चाहिए था वो नहीं किया है। पलायन हो रहा है, जैसा मैंने आपको खबर बताई कि पलायन की खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से। तो मोदी जी इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ये क्राइसिस थमने वाला। और आज ईरान ने डियागो गार्सिया पर हमला करके क्या साबित कर दिया? ईरान के राष्ट्रपति को भी एक ट्वीट के जरिए कोई नारा देने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि उन्होंने पूरा ट्वीट पढ़ के उन्होंने पूरी की पूरी बात बाहर कर दी, कि जितनी बात इन्होंने कही थी उससे 10 गुना ज्यादा बातें हुई हैं, वो जो आपने पढ़ के सुना दी। तो होता यह है कि हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी युद्ध लड़ रहे देश को ना कोई जबानी जमा खर्च से कोई मतलब नहीं होता है। उधर ट्रम्प साहब भी रोज सुबह बोलते हैं कि मैं युद्ध खत्म करने वाला। ईरान मान थोड़े रहा, ईरान कह रहा है तुम नहीं खत्म, तुम खत्म भी करोगे तो मैं नहीं, क्योंकि जबानी जमा खर्च से कोई युद्ध लड़ रहा है। नीलू जी समझिए, उसको आपके ट्विटर से क्या लेना देना? वो आपके फोन पे आपकी बातचीत का इंतजार में बैठा हुआ है क्या? वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो युद्ध लड़ रहा है। आपको लगा है कि हम एक मीठी बात कर लेंगे फोन के ऊपर और सारा का सारा मामला ठीक हो जाएगा? सीधी सीधी बात है कि कोई भी युद्ध लड़ रहे देश को जबानी जमा खर्च से कोई मतलब नहीं होता। युद्ध लड़ रहे देश को राय नहीं चाहिए, सहाय चाहिए होता है। उसको राय की जरूरत नहीं है, सहाय चाहिए होता है। इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति ने भारत से बात करते समय स्पष्ट कह दिया कि आप ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, ब्रिक्स के द्वारा मेरे समर्थन में आके खड़े हो जाइए ना। ये तो उन्होंने कहा ना, अभी भी तो अभी पढ़ के बताया कि उन्होंने कहा हमको राय मत दीजिए, आप सहाय दीजिए। आप ब्रिक्स के, भारत को वो कह रहे हैं कि आप ब्रिक्स के अध्यक्ष हैं, ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते आप हमको हमारे साथ में आइए, हमारे साथ में खड़े होइए, हमको समर्थन में, हमारे समर्थन में कोई स्टेटमेंट दीजिए। अब हमारे प्रधान जी की समस्या यह है कि युद्ध शुरू होने से 21 घंटा पहले ये इजराइल को कह के आ गए थे कि तुम तो पितृभूमि हो। आज 21 दिन के बाद समझे कि खेल तो हॉर्मुज में था, और हॉर्मुज पर उनके मंत्रीगण जो है ना, शाह जी और ईरानी जी, उनके दादाजी, ईरान का कब्जा 21 दिन बाद इनको ये सब समझ में आया। खुद भाजपा सरकार के सीबीएसई के 12वीं क्लास के किताब में हॉर्मुज का महत्व समझाया गया है। अब जो खुद के 12वीं की किताब नहीं पढ़ता हो, 21 दिन तक उसे कोई संजय सिंह 21 दिन तक आपको समझ में नहीं आया कि हॉर्मुज के अभी के 12वीं किताब में, 12वीं के किताब में लिखा है। तब मुझे बताइए कि कोई संजय सिंह आए और कहे कि अनपढ़ राजा उनको बोले तो स्वनाम धन्य काम ही तो कर रहा होता है, ठीक ही तो कर रहा होता है। तो इसी के कारण जिस तरह से मनीष भाई ने कहा कि ये जो भारत में ऊर्जा का संकट है ये बिल्कुल असली है, ये लंबा चलेगा और भाजपा के बैल मार का नतीजा है। आज युद्ध के बावजूद कनाडा में गैस का संकट नहीं है, रशिया में गैस का संकट नहीं है, नाइजीरिया में गैस का संकट नहीं है, नॉर्वे में गैस का संकट नहीं है। या 4 देशों का नाम मैंने इसीलिए लिया क्योंकि ये चारों देश भी अपने आप में गैस का एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत हॉर्मुज का ठंडा, हॉर्मुज एक ऐसा ठंडा है, आपकी 12वीं क्लास की किताब में लिखा है, उसको बिना पढ़े इन देशों के साथ आप इससे पहले गैस का कोई एक कॉन्ट्रैक्ट आपने इन देशों के साथ भी क्यों कर लिया? जानबूझ के जाके हॉर्मुज के फंदे के अंदर जाके क्यों फंसे? हॉर्मुज से तो दुनिया भर का केवल 20% ही तो ऊर्जा आती है। इसका मतलब 80% जो दुनिया भर की ऊर्जा है वो हॉर्मुज के बाहर से आती है। समस्या हॉर्मुज में है, हॉर्मुज से बाहर कोई समस्या नहीं है। तो आपने अपना यहाँ पर तो आप अब्दुल को टाइट करते फिरते हैं, और वहाँ पर हॉर्मुज के फंदे के अंदर जाके अब्दुल के जो दादाजी हैं कतर के अमीर शेख, उसको आप गले मिला लेते हैं। काहे के लिए? आप नॉर्वे से काहे नहीं गैस का अनुबंध कर लिए थे? आप कनाडा से काहे नहीं कर लिए थे? आप नाइजीरिया से कर लिए होते तो आज भारत में गैस का संकट नहीं आता, क्योंकि सब देश में ये संकट नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ऊर्जा का संकट बहुत जगह है, लेकिन गैस का संकट केवल और केवल भारत में है। आज स्थिति ऐसी आ रही है कि बड़े बड़े राष्ट्रीय अखबारों में आज तक जैसे चैनल आप ये दिखाना शुरू किए हैं कि भारत के कई जगहों पर, बिहार वगैरह में कहीं पर, वो अब कितना तथ्यात्मक है पता नहीं, लेकिन राष्ट्रीय अखबार चला रहे हैं कि स्मशान में जो जली हुई लकड़ी होती है, आधी जली हुई जो गर्म राख होती है, गर्म शोले होते हैं, उसको होटलों को भेजा जा रहा है कि आप ऊर्जा बना लो। तो ऐसा स्थिति
इसका मतलब यह है कि जिस तरह से मनीष भाई ने कहा, ये पूरा का पूरा कोविड की तरह जा रहा है, क्योंकि हमें एक चीज ध्यान में रखना है, शहर जितने भी शहर हैं दुनिया में, आज करीब हम लोग 800 करोड़ मनुष्य रहते हैं, उसमें भी करीब 500 करोड़ मनुष्य शहर में रहते हैं। शहर में और गांव में अंतर यह होता है कि शहर हमेशा ऊर्जा से चलता है, गांव हमेशा श्रम से चलता है। शहर ऊर्जा के बिना शहर सूना हो जाता है। इससे पहले भी हमने कोविड के समय देखा, ऊर्जा का उपयोग नहीं है तो शहर सूना हो जाता है। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा पलायन शुरू हो गया है। भरोसा नहीं है तो जाके सूरत के रेलवे स्टेशन में जाके देख लीजिए, बिहार की ट्रेनों में किस तरह से लाइन लगे हैं, आने वाले दिनों में दूसरे शहरों से भी लगेंगे। अब आते हैं कि आप, और इसीलिए मेरा फिर से मानना है कि भारत में जो ऊर्जा का संकट है ये असली है, ये लंबा चलेगा और भाजपा के आबेल मार का नतीजा है। तो इससे कोई निजात दिलवाना किसी के बस का भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आप अगर नॉर्वे या नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया के पास जाएंगे। सुधा, डिएगो गार्सिया पर जो लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला दागा है, क्या भारत के लिए भी एक डरने की भारत इसमें डर सकता है? क्योंकि अगर भारत कोई बहुत क्लियर तरीके से अगर अपना स्टैंड नहीं देता तो भारत के लिए कितना खतरा है। इंडियन ओशन में है, आखिर हिंद महासागर में ये हमला हुआ है, भले वो सफल हुआ हो ना हुआ हो वो इमटेरियल है, लेकिन एक संकेत आज ईरान ने दे दिया है। नहीं, उसने एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। वहाँ पर मिसाइल गिरने की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया में संदेश गिर चुका है। संदेश ईरान ये दे रहा है कि मैं अकेले अमेरिका और इजराइल को हैंडल कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई में आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बढ़िया से हैंडल कर रहा हूँ। आप अगर उसमें घुसने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिएगो गार्सिया जो जगह है एक बहुत छोटा सा टापू है, भारत के कन्याकुमारी से भी 2000 किलोमीटर नीचे दक्षिणी ध्रुव की तरफ है। वहाँ पर डिएगो गार्सिया जो जगह है वो इंग्लैंड के कब्जे में है, मतलब यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में है, मतलब उसका वो जो जमीन है वो इंग्लैंड के कब्जे में है। लेकिन वहाँ पर पूरी की पूरी जो सैनिक छावनी लगाई गई है और क्या कहते हैं हवाई जहाज, लॉन्ग डिस्टेंस हवाई जहाज रखे गए हैं, वो सारे के सारे हवाई जहाज जो हैं वो अमेरिका ने रखे हैं। तो अमेरिका का एक तरह से वो दुनिया का स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग बेस है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग बेस मतलब दूरगामी बॉम्बिंग बेस। एक होता है अमेरिका के छोटे मोटे हवाई जहाज, फाइटर प्लेन होते हैं जो कि 200-400 किलोमीटर गिराते हैं, लेकिन अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में उसको कोई बहुत बड़ा बम गिराना हो, जो कि आज अमेरिका ने गिराया, ईरान ने भी माना कि आज अमेरिका ने माना है कि ईरान के नातांज परमाणु ठिकाने पर अमेरिका ने बमबारी की है। ईरान ने भी कहा है कि हाँ बमबारी हुई है, मेरा नष्ट हुआ है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय जो एटॉमिक एजेंसी है उसने भी कहा है कि हाँ बमबारी हुई है, हमारी टीमें वहाँ पर टेस्ट कर रही है कि विकिरण मतलब न्यूक्लियर फॉल आउट हुआ है कि नहीं, रेडिएशन हुआ है कि नहीं। अभी तक रेडिएशन नहीं हुआ है। ईरान का कहना है तुमने बमबारी तो की, लेकिन मेरा जो भी क्या कहते हैं परमाणु का सामान था वो वहाँ पर नहीं था। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका एक संदेश जो भारत के प्रधानमंत्री से बात किया उसके जानकारी थी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास परमाणु ऊर्जा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मैं परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा युद्ध जो लड़ने का बहाना बनाया है अमेरिका और इजराइल ने, वो यही कह के ना कि ईरान हमारे ऊपर परमाणु हमला करेगा। तो ईरान तो कह रहा है कि मेरे पास परमाणु हमला, मेरे पास परमाणु क्या कहते हैं हथियार नहीं है, ऊपर से आप उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी भी कर रहे हो। तो इसके जवाब में वो जवाब दे रहा है कि भैया मैं अमेरिका के साथ लड़ रहा हूँ, जितनी मेरी ताकत है मैं लड़ रहा हूँ। कोई दूसरा देश अगर, क्योंकि ये डिएगो गार्सिया का जो जगह है, भले वहां से अमेरिकी बम्बर उड़े होंगे, लेकिन वो जगह क्योंकि इंग्लैंड का है, तो ये संकेत उसने इंग्लैंड को दे दिया या दुनिया के किसी भी देश को ये संदेश दे दिया कि इस युद्ध में मैं और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, आप अगर बीच में आने की कोशिश करेंगे तो आप भी मेरे दुश्मन माने जाएंगे। यहाँ पर बहुत समझदारी से उन्होंने किसी दूसरे देश का नाम नहीं लिया, वो एक संकेत ऐसा दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से किसी भी देश के लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि इस युद्ध में, इसीलिए आप ध्यान में रखिए, अमेरिका भले ट्रम्प साहब के चक्कर में अनशंत बकता है, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो कि इस युद्ध में पूरी उनके पास ताकत है, वो भारत से ज्यादा ताकतवर हैं, कई मामलों में तो अमेरिका के टक्कर के देश हैं, जो कि चीन है और रशिया है। ये दोनों अभी तक बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड कहीं नहीं ले रहे हैं। ये कहीं पर भी जय इजराइल और जय ईरान ये सब नहीं कर रहे हैं। ये हम ईरान को आतंकवादी देश घोषित करने का जो ये भाजपा लोग ट्विटर पर रोज सुबह कर देते हैं, इस तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि देखिए इस विषय में शांति बना के रखिए। दोनों तरफ से वो बात कर रहे हैं। वो ईरान को भी कह रहे हैं कि तुम बमबारी मत करो, दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को कि तुम बमबारी कर रहे हो इसीलिए ईरान मजबूर होकर बमबारी कर रहा है। तो आपको एक स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ता है। भारत ने अभी तक ये स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया है। भारत के भाजपा सरकार के साथ दिक्कत यह है कि वो अपने आप को पिछले 12 साल में भारत की सरकार वो नहीं मान पा रही है, वो अपने आप को अभी भी भाजपा की ही सरकार मान रही है। तो भाजपा का कुछ सिद्धांत हो सकता है कि हमको अब्दुल की चूड़ी टाइट करनी है, लेकिन भाजपा का सिद्धांत अब्दुल का चूड़ी टाइट करने के चक्कर में आप भारत का सिद्धांत क्या खराब कर रहे हैं। भारत का सिद्धांत कभी किसी अब्दुल को टाइट करने की चर्चा नहीं है। और भारत इसीलिए आपको अगर अब्दुल से इतनी ही दिक्कत थी तो उसी अब्दुल के चाचा जो कतर के अमीर हैं वहां से आप तेल क्यों न रहते, आप नॉर्वे से ले लेते साहब, आप ऑस्ट्रेलिया से ले लेते, आप कनाडा से ले लेते। आप कनाडा से नहीं लेंगे, आप जाके कतर से लेंगे और उसके बाद कतर में हॉर्मुज फंसेगा। हॉर्मुज इतनी खतरनाक चीज है कि 12वीं क्लास की किताब में सीबीएसई के बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना आता नहीं है।
आपको कोई अनपढ़ राजा ऐसे ही बोलेगा तो ये मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा मामला बिगड़ने वाला नहीं था। भारत इससे बाल बाल बच के निकल सकता था। आज की तारीख में चीन इससे बाल बाल बचा हुआ है, आज की तारीख में रूस इससे बाल बाल बचा हुआ है। उल्टा रूस को तो इस पूरे के पूरे प्रकरण में फायदा हो रहा है। रूस कह रहा है तुम लोग लड़ो, तेल मेरा बिकेगा। तो मेरे ख्याल से भारत ने ये बहुत बड़ी गलती की कि युद्ध शुरू होने से पहले ही आप किसी पंडे में जो जाके बैठ गए और वो पंडा आज हल्का होते दिख रहा है, तो आप खुद के आप इस पंडे पर आप आके आज कह रहे हैं कि आज मैं ट्विटर पर उनको पटा लूंगा, ट्विटर पे 4 बात अच्छी कर दूंगा तो वो मेरे साथ हो जाएगा। तो सोचिएगा नीलू जी, ईरान एक युद्ध लड़ रहा है, आपके ट्विटर के 160 शब्दों में वो आपसे पट जाएगा, इतना आसान भी तो नहीं है मामला।